हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं APF 2020 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। इससे हमें क्वेश्चन पैटर्न एंड मेजर टॉपिक्स का पता चलेगा कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछती है। इस क्वेश्चन पेपर को हम 3 सेपरेट वीडियोज़ के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को विद डिस्कसिंग ऑल द अदर ऑप्शंस। अब यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन है। पहले इसको सिनोनिम्स का मतलब सिंपल सा है कि इससे रिलेटेड या सिमिलर वर्ड हमें ढूंढना है जो भी हाईलाइटेड हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कैरनेज एंड वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कैरनेज हाईलाइट किया है, तो कैरनेज का हमें सिनोनिम ढूंढना है, दैट इज ए सिमिलर वर्ड। तो यहाँ पे सटायर देखते हैं, ये व्यंग होता है, मतलब ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं। लस्ट यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंसर्न भी यहाँ पे नहीं होगा। कैरनेज एंड वायलेंस, इसका राइट ऑप्शन होगा ब्लडशेड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। ठीक है, तो इस अब यहाँ पे है सिनोनिम हम देख रहे हैं, तो सिनोनिम में यहाँ पे रिलीजियस गिफ्ट, रिलीजियस का सिनोनिम हमें ढूंढना है। ओके, देन मिस्टिकल ये होगा नहीं, मेटाफिजिकल दूर दूर तक नहीं होगा। रिलीजियस और स्पिरिचुअल कुछ सिमिलर से वर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट सिमिलर टाइप का वर्ड ढूंढना है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन स्पिरिचुअल ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। अब यहाँ पे इमेजिन का सिमिलर वर्ड या सिनोनिम ढूंढना है हमें। ओके, तो यहाँ पे हम फील, इमेजिन करना और फील करना दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। इमेजिन करना और सी करना दोनों बहुत कॉन्ट्रास्ट सी चीज़ें हैं। इमेजिन और अंडरस्टैंड नहीं, ये भी नहीं होगा। इमेजिन और थिंक, हम थिंक करते हैं तभी तो कोई चीज़ इमेजिनेशन में आती है हमारे। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक सर्विस is not merely something that occupies the hours you are doing it, but invade all your life and experience and affect them in one way or the other. अब यहाँ पे इन्वेड का सिमिलर वर्ड ढूंढना है हमें। ठीक है, तो इन्वेड सिंपल सा चीज़ है, किसी चीज़ को हम जब इन्वेड करेंगे तो उसे आप ऑक्यूपाई कर लेंगे या अपने में मिक्स कर लेंगे, कवर करेंगे उसको। ठीक है, तो इन्वेड, प्रिजर्व्स नहीं, इन्वेड ऑक्यूपाई हम करते हैं, मतलब उस चीज़ को हम अपने अंडर में लेंगे, अपने कवर में ले लेंगे। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी ए स्टंच नेशनलिस्ट ऑफ द लिबरल फोल्ड। यहाँ पे लिबरल का सिनोनिम हमें ढूंढना है। ओके, तो हम मूव करते हैं। लिबरल, प्रोफाउस ये नहीं होगा। प्लेंटीफुल तो दूर दूर तक नहीं है। डॉगमेटिक नो। लिबरल सिंपल सी चीज़ है, जो टॉलरेंट, इसकी कितनी कैपेसिटी है टॉलरेट करने की, वही लिबरल होगा। वो एक्सट्रीम न, जो लिबरल जो कि एक्सट्रीम ना हो। दैट मीन्स कि इसका राइट ऑप्शन है डी। अब यहाँ पे सेकेंड टॉपिक आ जाता है स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में हमें ध्यान देना होगा कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्या हैं इस लाइन में। जैसे ये क्या बोल रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ है, ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज ए सेंटेंस विथ 3 अंडरलाइंड पार्ट्स लेबल्ड ए बी एंड सी। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर अंडरलाइन पार्ट, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स इन आंसर शीट अगेंस्ट द करेस्पॉन्डिंग लेटर। अब यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस था, इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इस 3 पार्ट में हमें ये ढूंढना है कि कौन सा एरर किस पार्ट में एरर है। ठीक है, देन हम पहले तो सेंटेंस को एक कंप्लीट फॉर्म में पढ़ेंगे। लाइक जैसे इन्होंने ए बी सी में ब्रेक कर दिया है एक सेंटेंस को, देन हम इसको रीड कर सकते हैं। नीदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। ठीक है, इसमें यह है कि आपको ग्रामेटिकल नॉलेज है, ठीक, और आप पूरी लाइन को एक साथ पढ़ो, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे एरर है या फिर कहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक हुई है। तो इसका है नीदर एंड नॉर का यूज जब हम करेंगे तो नीदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज़ डन दिस, ये पूरी सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसको बस 3 फॉर्म में ब्रेक कर दिया गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे भी एरर ढूंढना है। अब इस ए बी सी को हम एक बार एक साथ पढ़ेंगे पूरे सेंटेंस को।
तब हमें आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे एरर है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 माइल्स एन आवर। अब इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि पूरे सेंटेंस को आप 2-3 बार अपने मन में पढ़ो, वो चीज़ें जहाँ पे एरर होगा, अगर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी है देन आप वहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द कार विच वेंट पास्ट अस, यहाँ पे इन्होंने वेंट का यूज किया है, ठीक है, गो का पास्ट फॉर्म यूज किया है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये सही है। व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी आर ड्राइविंग ऑन द हाईवे, दैट मीन्स ये भी राइट है। मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 माइल्स एन आवर। ओके, इस सेंटेंस में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स कि इसका आंसर भी डी हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिर से वही किया है, एक सेंटेंस को थ्री पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है इन्होंने। अब हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। राजू विल बी बैक होम इन अ ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड। ओके, अब आप बार बार 1-2 बार इस सेंटेंस को मन में पढ़ोगे तो आपको आइडिया, राजू विल बी बैक होम। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, इन अ ईयर, आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर हिज स्टे अब्रॉड यहाँ पे ठीक है। इन ए ईयर यहाँ पे प्रॉब्लम है। इन ए, राजू विल बैक होम विद इन होना चाहिए, विद इन ए ईयर, ये राइट फॉर्म होगा। दैट मीन्स कि इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे फिर यही करना है, आई हैव मच वर्क टू डू। ओके, अब 9th में क्या करना है कि फिर से वही हम पढ़ेंगे पूरे सेंटेंस को, आई हैव मच वर्क टू डू। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम है, आई हैव सही सेंटेंस फॉर्मेशन है, ग्रामेटिकली ये पूरी तरह से करेक्ट है। मच वर्क टू डू, मतलब यहाँ पे भी ये पूरा सेंटेंस सही है, दैट मीन्स कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800। अब यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस, डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस, दैट मीन्स ये राइट है। बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ये भी राइट है। एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लास्ट 1800, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये देखते हैं बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ओके, बेस्ड ऑफ है, ये ऑफ नहीं होके यहाँ पे ऑन रहेगा, बेस्ड ऑन द केयरफुल ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स कि ये राइट ऑप्शन होगा। अब हमने पहले सिनोनिम्स देखा था, अब एंटोनिम्स के क्वेश्चन आ गए। अब एंटोनिम्स मतलब सिंपल सा चीज़ है कि ये अपोजिट होता है, ठीक है, इसको मतलब एज ए विलोम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ये एंटोनिम्स के हैं, तो इसका हम देख लेते हैं। सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लेविस पार्टीज ऑन बर्थडेज। ओके, तो लेविस मतलब बहुत हाई फाई चीज़ हो गई, बहुत खर्चीला हो गया, ठीक है। तो अब इसका हम अगर विलोम देखें, इसका विलोम हमें ढूंढना है, तो चीप सस्ता एक ऐसा वर्ड है जो मतलब थोड़ा सा बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है, तो ये होगा नहीं। डिसेंट बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्ट्रेंज की अगर हम बात करें तो ये भी नहीं होगा। फ्रुगल, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फ्रुगल, दैट मीन्स कि काफ़ी चीज़ों को किफ़ायती, इसका मतलब किफ़ायती होता है। लेविस लाइफ का इसका अपोजिट है फ्रुगल, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हम देखेंगे, द सोल्डर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैल्योर। वैल्योर का सिंपल मीनिंग है वीरता, ठीक है, वीरता। अब इसका अपोजिट हमें देखना है, इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ये क्लमसीनेस है, सेल्फिशनेस है, टैक्टलेसनेस है एंड कावर्डीनेस। हम किसी भी चीज़ को जब कोई बुरा काम होता है या फिर कुछ ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि कावर्डिक एक्ट है, तो वैल्योर का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कावर्डिक, ठीक है। द रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, वेरी फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, तो फर्टाइल का अगर हम अपोजिट देखें तो फर्टाइल का जस्ट अपोजिट होगा हमें कि स्टेराइल, ये नहीं होगा। एरिड नहीं। बैरन, बैरन मतलब
जहाँ पे कुछ भी ना होता हो। फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ है। बैरन मतलब कि कुछ भी नहीं होता। दैट मीन राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम सिख इमिग्रेंट्स वेर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इमिग्रेंट्स का हमें ढूंढना है। ओके, इमिग्रेंट्स जो कि कंट्री में अंदर आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स जो कि अंदर आ रहे हैं, इन हो रहे हैं। ठीक है, तो इमिग्रेंट्स जो अंदर से आ रहे हैं, सेटलर्स मतलब ये भी सेटल हो सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फॉरेनर्स ये तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। वेगाबॉन्ड्स ये भी नहीं होगा। नेटिव्स जो यहाँ के ओरिजिनल हैं, तो वो इसका इमिग्रेंट्स का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन वेयर so elementary that anyone could pass the test. Elementary that mean very basic। ठीक है, अब इसका अपोजिट हमें ढूंढना है। तो अगर इसका अपोजिट हम देखें तो अनयूजुअल नहीं होगा। प्राइमरी ये सिमिलर टाइप का वर्ड है। नेटिव नहीं होगा। एडवांस, एलिमेंट्री दैट मीन बेसिक है, इसका जस्ट अपोजिट एडवांस लेवल, तो आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो वर्ड दिया है उस वर्ड को आपको बार बार माइंड में 2-3 बार रीड करना है। जो भी वर्ड इसके बाद आपको फिट बैठेगा वही उसका राइट आंसर होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड। अब यहाँ पे अफोर्डेड योर ओन लिविंग, अफोर्डेड योर ओन लिविंग ये कुछ ठीक है नहीं। अर्नड योर ओन लिविंग, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड गेंड योर ओन लिविंग, नहीं, अफोर्डेड भी नहीं होगा। वोन योर ओन लिविंग ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स इस टाइम यू वेंट आउट एंड अर्नड योर ओन लिविंग, तो ये इसका राइट आंसर होगा। और इसमें आपको यही देखना है कि 2-3 बार आप माइंड में रीड करो इस सेंटेंस को पूरा, राइट आंसर अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। द एलिफेंट फेल इनटू अ ब्लैंक द हंटर्स हैड सेट। ओके, तो द ट्रैक, ट्रैक तो कुछ नहीं होता जिस पे फ्लाई वो फेल करे। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ट्रैप, सेकंड ऑप्शन ट्रैप, तो यहीं पे ऑप्शन मिल गया। ट्रैप बनाते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो उसमें फंस जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 18। द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट आई विल ब्लैंक व्हेन यू हैव वॉर्न इट। ठीक है, द ड्रेस इज नॉट रियली टाइट, दैट मीन्स वो टाइट नहीं है। ओके, टाइट नहीं है दैट मीन्स कि इट विल बेंड, नहीं, वो तो पहले ही दे दिया कि ड्रेस इज नॉट रियली टाइट। एक्सपेंड, ऑब्वियसली नॉट। स्क्वीज, दूर दूर तक कहीं नहीं है। एंड स्ट्रेच, इट विल स्ट्रेच व्हेन यू हैव वॉर्न इट। ओके, ये इसका राइट आंसर है। विथ हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लेंच्ड एंड हिज शोल्डर्स ब्लैंक है विथ हिज चोक्ड सॉबिंग। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं। एंड हिज शोल्डर्स सिवर्ड, सिवरिंग कांपना होता है, तो ये तो नहीं होगा। सुक, ये हम देख लेते हैं। वाइब्रेटेड, वाइब्रेट करना, ये भी नहीं होगा। मूव्ड, मूव्ड जब उसको चोक किया है तो वो मूव नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स ये भी रॉन्ग आंसर है। और अब हम इसको देख लेते हैं। सुक दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो सेक, सेक करना मतलब हिलाना। ठीक है, सेक उसका थर्ड फॉर्म यूज किया है, सेकेंड। ठीक है, तो सुक, सुक्ड, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। 20 में द ब्रीव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड। अब ये तो हम बहुत रिसेंटली न्यूज में सुनते रहते हैं, गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड। और ये यहाँ पे बहुत सारी न्यूज हम देखेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब भी ये इससे हम इजीली कर सकते हैं कि द ब्रेव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं। ठीक है, लैंड करते हैं 9 जनवरी को मुंबई में। तो गांधी जी सबसे पहले आते हैं, देन वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम देख लेते हैं। चंपारण, अगर चंपारण सबसे पहले 1917 में गए थे वो। खेड़ा में
1918 में गए थे। चंपारण की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था एंड ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। मुंबई विश्वविद्यालय, यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी में तो गए नहीं थे, मुंबई में उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी जब वो 1915 में ही उनको 1915 में कैसरे हिंद की टाइटल गांधी जी को दी गई थी। ठीक है, तो मुंबई विश्वविद्यालय में वो गए नहीं। खेड़ा 18 था। चंपारण, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पे गांधी जी 1915 एंड 16 यहाँ पे ये पब्लिक मीटिंग में अटेंड किया था गांधी जी ने सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर होगा BHU। निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। गांधी एज महात्मा ये एक बुक है जिसको लिखा है, इसका लेखक पूछा है तो इसको लिखा है शाहिद अमीन ने। ठीक, शाहिद अमीन ने इसको लिखा था जब गांधी जी विजिट किए थे 1921-1922 में गोरखपुर को। जब गोरखपुर में गांधी जी विजिट किए तो वहाँ पे इन्होंने इस बुक को लिखा कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरे पीपल्स का कैसा सपोर्ट था गांधी जी को, कैसा लोग वार्मथ वेलकम कर रहे थे। तो इस बारे में पूरी तरह से ये शाहिद अमीन ने बुक लिखी है। महादेव देसाई की अगर बात कर लेते हैं तो महादेव देसाई की अगर हम बात करें तो ये गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, महादेव देसाई, और ये मैक्सिमम टाइम तक रहे हैं गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं, ऑप्शन दिया है लुई फिशर। लुई फिशर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने बुक लिखी गांधी जी पे। और आप लोगों ने मूवी देखी होगी गांधी, हॉलीवुड की जो मूवी थी जिसको ऑस्कर मिला, ये इन्हीं के बुक पे लिखी गई को उन्होंने मूवी बनाई थी बाद में। डेविड आर्नल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो इन्होंने गांधी जी पे एक बुक लिखी, गांधी प्रोफाइल इन पावर। गांधी प्रोफाइल इन पावर, तो ये बुक लिखी। तो इसका राइट आंसर है शाहिद अमीन। गांधी एज महात्मा लिखा इन्होंने। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अब भारत की स्वतंत्रता के समय, दैट मीन्स 1947 की ये बात कर रहे हैं। तो 1947 में कांग्रेस का कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं था। दैट मीन्स जो 1946 में प्रेसिडेंट था वही प्रेसिडेंट था 1947 में भी। तो 1946 की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है JB कृपलानी, 1946 में थे। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शन दिया है वो पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी अगर सीतारमैया की बात करें तो ये प्रेसिडेंट बने थे 1948 इलेक्शन में। इन्होंने एक बार और इलेक्शन लड़ा था 1939 में, जब ये हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से, और यहीं पे हुआ था त्रिपुरी क्राइसिस, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनका ये रहा कि ये 1929 में प्रेसिडेंट बनते हैं। 1931 का लाहौर सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहा, एंड 1936 का लखनऊ सेशन, जहाँ पे किसान सभा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1929 का लाहौर सेशन था। 1931 में सरदार पटेल थे, कराची सेशन था, कराची सेशन।
अबुल कलाम आज़ाद, इन पे क्वेश्चन बार बार पूछता है क्योंकि ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। और ये भी क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के समय कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, तो वो थे जेबी कृपलानी। राइट आंसर आपका जेबी कृपलानी है। वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? अब ये गया जिले में पूछ रहा है 1931 में, ठीक है। तो अब हम एक एक ऑप्शन देख लेते हैं इनका। यदुनंदन शर्मा, ठीक है। यदुनंदन शर्मा का अगर वर्क एरिया हम देखें तो ये एक्टिव थे भागलपुर रीजन में, और यहाँ पे बात कर रहा है गया जिले में, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिव थे पटना रीजन में, और इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन ये हुआ था। तो सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। सहजानंद सरस्वती के अगर बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था गाजीपुर में, ठीक है। इन्होंने एक कमेटी बनाई थी 1929 में अगेंस्ट जमींदार्स, ठीक है। और इन्होंने ही फॉर्म किया था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी सहजानंद सरस्वती के बारे में। अब हम देख लेते हैं शीतला सहाय। शीतला सहाय नाम दिया है, ये एमपी के बीजेपी लीडर थे। और तिलका मांझी, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तिलका मांझी की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट आदिवासी लीडर ऑफ संथाल, कि फर्स्ट तिलका मांझी जी फर्स्ट आदिवासी लीडर थे संथाल के, और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1784 में रिवोल्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पीरपुर रिपोर्ट 1938। अब ये पीरपुर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो पीरपुर रिपोर्ट 38 की बात कर रहा है, तो इसको प्रस्तुत किया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। अगर इसको पीरपुर रिपोर्ट का हम डिस्कशन करें तो ये आया था 38 में, ओके। 37 का 1937 इलेक्शन हुआ, उसमें मेजर सीट जो थी वो कांग्रेस ने जीती, ठीक है। तो ये एक लेके आते हैं, रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि जहाँ पे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है वहाँ पे क्रुएल्टीज हो रही हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, ठीक। और यही पीरपुर रिपोर्ट बाद में इन्होंने डिमांड किया, डिमांड ऑफ पार्टीशन, ठीक है। और इसी पीरपुर रिपोर्ट के आधार पे जो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 1939 में, ये इसी रिपोर्ट के बेसिस पे था। अब हम यूनियनिस्ट पार्टी देख लेते हैं। यूनियनिस्ट पार्टी क्या है? ये पंजाब में थी, ठीक है। और ये अभी आपने रिसेंटली बहुत नाम सुना होगा सर छोटू राम का, हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी गए थे पंजाब में और वहाँ पे इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया है। तो सर छोटू राम जी ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी पंजाब में, ठीक है। ये सेक्युलर इन नेचर था और ये रिप्रेजेंट करते थे पंजाबी जमींदार के इंटरेस्ट को, ठीक है। अहरार पार्टी, अहरार पार्टी की अगर हम बात करें तो ये रिलीजियस मुस्लिम पार्टी थी, ठीक है। ये रिलीजियस थी
और ये मुस्लिम्स को डील करती थी। ये बनी थी 1929 में लाहौर में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1885 में बनी थी ये। फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एनजीटी की बात कर रहा है। एनजीटी से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, रॉन्ग वन को ढूंढना है। एनजीटी का गठन अगर हम देखें तो वर्ष 2010 में किया गया था। ठीक है, ये एक राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, राइट स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संबंधित मामलों का प्रभावी एवं शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। ठीक है, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए ही बना था, ये भी राइट स्टेटमेंट है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध है, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। हमें क्वेश्चन पहले अच्छे से देखना है कि ये पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित है, बिल्कुल, तो ये राइट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिदेश है। प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी, अब इसमें चुनना है कौन सा सही है। ठीक है, यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, ये है जिसको हम अभी होल्ड पे रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह सरकार के विनियोजन एवं वित्त लेखाओं का संवीक्षण करती है। ठीक है, यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करती है और यह देखती है कि क्या सार्वजनिक उपक्रम दक्षतापूर्ण संचालित हो रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है यह सामान्य लोकहित के मामलों से संबंधित विधेयकों की जांच करती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम ये होल्ड पे जो हमने रखा था वो देख लेते हैं। यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है, ठीक है, कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता, ठीक है, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, यही इसका काम है। एस्टिमेट कमेटी के बारे में अगर हम देखें तो ये 30 मेंबर्स कमेटी होती है और इसमें सारे मेंबर लोकसभा से आते हैं और इनका टेन्योर जो होता है, टेन्योर अगर देखें तो 1 ईयर का टेन्योर होता है। हर नेक्स्ट ईयर इसका इलेक्शन होता है और नए मेंबर्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से कितनी रहेगी। अभी उस समय के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो अभी तो ये करंट के लिए आएगा, तो अभी नेक्स्ट करंट क्वेश्चन पूछेंगे, बट उस समय ये था, तो इसका देख लेते हैं कि उस समय इन्होंने गवर्नमेंट का अगर डेटा देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का, देन इसका 11% इन्होंने बोला था। 29 में देख लेते हैं। नीति आयोग में नीति, ये टी रहेगा। नीति का शब्द निम्नलिखित में से किसका परिवर्णी शब्द है। ये एक रिपीट क्वेश्चन है, 2017 में यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ था। तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नो। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। टेक्नोलॉजिकल इंडिया नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति। ठीक है, नीति इसको बनाया गया है योजना आयोग को रिप्लेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमें गलत चीज़ ढूंढनी है। तो यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर का है, जल शक्ति का है। इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों के गांव सम्मिलित हैं। पहले तो ये नमामि गंगा कार्यक्रम है, गंगा उड़ीसा में जाती नहीं, तो ये उड़ीसा के लिए होगा नहीं, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये है उत्तराखंड के लिए, यूपी के लिए और बिहार के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना है। हाँ, ओडीएफ फ्री करना है हमें, ये काफ़ी अच्छा टारगेट है गवर्नमेंट का।
तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों को गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना है, बिल्कुल सही है। तो इसका पूछा है इसने रॉन्ग, वर्णन नहीं है, तो ये उड़ीसा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 देख लेते हैं। आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप है, सुमेलित कीजिए। ये इन्होंने दिया है मध्य, तो नागपुर, ये होगा नहीं। पूर्व कोलकाता, ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कोलकाता है। मध्य का अगर देखें तो नागपुर नहीं है। नागपुर इन्होंने इसलिए ऑप्शन बना दिया क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में है। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें और वो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की बात, तब ये यहाँ से जाएगा। बट अगर इसका सेंट्रल का देखें तो इसका नागपुर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये इसका हेडक्वार्टर है मध्य का। तो सुमेलित नहीं है, इन्होंने नहीं है पूछा है, दैट मीन्स ये राइट हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। पूर्व ईस्टर्न का कोलकाता है, पश्चिम का मुंबई है। ये मुंबई में जो चर्च गेट, इसका हेडक्वार्टर चर्च गेट है, ठीक है। मध्य का भी मुंबई है और पश्चिम का भी मुंबई है, बट मध्य का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, बट ये पश्चिम रेलवे जो है इसका चर्च गेट है मुंबई, और उत्तर का नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ए। वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश के त्रिसेना दस्ते ने भाग लिया। ट्राई सर्विस कंटिजेंट 2021 का पूछा है। तो अगर हम 2021 का देखें तो उस समय चीफ गेस्ट थी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो उसमें बांग्लादेश की ट्राई सर्विसेज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है। अब 8th शेड्यूल की अगर हम बात करें, 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेज ऐड किए गए हैं। 8th शेड्यूल जो है हमारा लैंग्वेज से डील करता है। 22 लैंग्वेज अभी हो गए हैं, बट इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें सिर्फ 14 लैंग्वेज थे। बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इसमें लैंग्वेज ऐड किए गए। ये आर्टिकल 344(1) एंड आर्टिकल 351 से डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 351 को देखें तो ये प्रमोट करता है हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। और आर्टिकल 344 में हमें ये बताया है कि कौन कौन से ये प्रोविजंस दिए हैं कि किस प्रोविजन के थ्रू हम अदर लैंग्वेज को यूज ऐड कर सकते हैं। लाइक 14 लैंग्वेज तो थे हमारे इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के समय, बट बाद में अभी 22 लैंग्वेज हो गए, तो वो इस आर्टिकल में ऐड किए गए। तो अगर हम लास्ट अगर देखें तो लास्ट 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 4 लैंग्वेज ऐड किए गए हैं, जो हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। तो ये 4 लैंग्वेज ऐड किए गए हैं। तो डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, सम्मिलित नहीं किया गया है। ये नहीं किया गया है तो भोटी 8th शेड्यूल में नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा, ठीक है। तो ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम लॉजिक के थ्रू भी कर सकते थे। इसका राइट आंसर होगा बीएसएफ। बीएसएफ डील करती है पाक बॉर्डर को। ये इसका स्ट्रेच अगर हम देखें तो राजस्थान टू JNK है, ठीक है। तो बीएसएफ का अगर हम देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर राजस्थान बिल्कुल हॉट रहता है। JNK कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है यहाँ पे। तो गर्म हवा और सर्द हवा बीएसएफ ही है ऐसा है जो कि दोनों को झेलती है। तो ये लॉजिक के थ्रू भी हम इस ऑप्शन को हिट कर सकते थे। आईटीबीपी का अगर हम देख लें, आईटीबीपी डील करती है इंडो चाइना बॉर्डर को, जो पूरा कोल्ड कंडीशन है। सीआरपीएफ की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आती है, होम अफेयर।
और सीआईएसएफ की बात करें तो ये इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। तो ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा ये बीएसएफ द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, अब स्वतंत्र पार्टी का हम देख लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव? नहीं, इन्होंने बनाया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो ये आंसर तो होगा नहीं। और ये आचार्य नरेंद्र देव की अगर हम बात करें तो ये वाइस चांसलर भी थे बीएचयू के, और हिंदी लैंग्वेज का मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भी नहीं थे क्योंकि ये खुद आईएनसी के टाइम पे मिनिस्टर थे। दीनदयाल उपाध्याय नहीं थे, जनसंघ के संस्थापक थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी राजगोपालाचारी यानी राजा जी, ठीक है, ये और सी एन जी रंगा, इन्होंने मिलके स्वतंत्र पार्टी बनाई थी 1959 में, एंड 1974 में ये पार्टी मर्ज हो जाती है भारतीय लोकदल में। भारतीय लोकदल में मर्ज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। और ये जो इन्होंने स्वतंत्र पार्टी बनाई थी ये लिबरल थी। दैट मीन्स कि ये इनका अप्रोच था सेंटर राइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार कुमार यानी एडोलसेंट कौन है? ठीक है, अब फैक्ट्री एक्ट 1948 अगर हम इसके अनुसार ये पूछ रहा है कि कुमार यानी एडोलसेंट कौन है, दैट मीन्स कि ऑप्शन देखते हैं, जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु जो 18 वर्ष की आयु का से कम आयु का है। तो ठीक है, 15 to 18 ईयर का ये जो है ये एडोलसेंट कहलाता था। और अब यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री एक्ट लाया, तो क्यों लाया? रेगुलेट करने के लिए, लेबर को वर्क कितना करना है उसको रेगुलेशन के लिए लाया। तो जब ये एडोलसेंट की बात किए तो उन्होंने रेगुलेट किया कि इनको वर्क करना है 6 AM to 7 PM, इससे ज़्यादा आप वर्क नहीं करा सकते एडोलसेंट से। ठीक है, अगर हम एडल्ट का देखें तो एडल्ट को इन्होंने कैटेगराइज किया जो मोर देन 18 ईयर्स का है, और अगर इन्होंने चाइल्ड की कैटेगरी में डाला जो लेस देन 15 ईयर्स का है। ठीक, तो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई और एडल्सेंट के लिए टाइम डिसाइड कर दिया कि 6 AM to 7 PM तक ही वे वर्क कर सकते हैं। किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? ठीक है, अब इसको हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचित घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा कोई उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी राज्य अधिनियम लोकहित में समीचित घोषित कर दिया गया है? नहीं। कोई ऐसा उद्योग जिसका नगर पालिका द्वारा नियंत्रण में, नगर पालिका द्वारा, ये भी नहीं होगा। ऐसा उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में, नहीं, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर, ऐसा कोई उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है, ये राइट आंसर है। 37 का ए राइट आंसर होगा। किसी श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है कि पंजीकरण के लिए अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? कोई ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हमें कराना है, तो रजिस्ट्रेशन कोई एक आदमी तो जाके करा नहीं लेगा, तो ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए कोई भी ट्रेड यूनियन का रजिस्टर कराने के लिए। तो अगर इसमें देखें तो इसमें मिनिमम, इसमें क्राइटेरिया बना दिया गया है कि मिनिमम आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए। इसका राइट आंसर है 7 मेंबर्स, या फिर इन्होंने और ऑप्शन रखा है कि जितने टोटल मेंबरशिप है उसका 10% होना चाहिए, 10% ऑफ टोटल मेंबर, या फिर ये हो सकता है या मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम पूछा है तो 7 लोग, 7 लोगों से अगर कम रहेंगे तो ट्रेड यूनियन के तरह आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। 39 में ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926
के उपबंध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस या किन विवाद या विवादों को व्यवसाय विवाद माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट की बात कर रहा है कि किसको ट्रेड डिस्प्यूट हम बोलेंगे। किसी व्यक्ति का ऐसा विवाद जो निम्नलिखित से संबंधित हो। नियोजन, नियोजन दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, तो हाँ। अनियोजन, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। श्रम परिस्थितियाँ, ठीक है, दैट मीन्स कंडीशन ऑफ लेबर की बात कर रहा है। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट नियोजन होगा तब भी विवाद होगा। अनियोजन, किसी को आप निकालोगे, सडन ले ऑफ कर दिए, तब भी विवाद होगा। कंडीशन ऑफ लेबर, ये भी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे बैड कंडीशन में आप वर्क नहीं करा सकते। तो ये तीनों ऑप्शन अगर हम देखें, सही उत्तर चुनना है हमें। ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सही चुनना है या गलत चुनना है, इसको हमें पहले मार्क करना पड़ेगा। तो अगर इसका हम देखें तो इसका तीनों हो जाएगा। तीनों ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी है, ए 1 2 एंड 3। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति ओके का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब निर्गुण भक्ति की बात कर रहा है, तो निर्गुण भक्ति पहले क्या होती है? इसका कोई फॉर्मलेस, मतलब गॉड का कोई फॉर्म नहीं होगा, कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि किसी की मूर्ति बना के पूजा करना, तो निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा थी, किसी की उपासना करना, बट यहाँ पे वननेस की बात करता है, हम फॉर्मलेस की बात करता है। तो शैव उपासना यहाँ पे शिव की, तो ये होगा नहीं। वैष्णव उपासना नहीं। अवतार की उपासना, अवतार की बात अगर हम करें तो अवतार किसकी होगी? जब हम एक कोई डिवाइन वो रहेगा तब तो हम अवतार करेंगे उसका। जैसे विष्णु के अवतार की बात की जाती है, तो विष्णु हैं तब तो उनका अवतार है। दैट मीन्स कि ये भी भक्ति की बात करता है, ये भी नहीं होगा। ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना, मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका तो यही होगा कि ईश्वर के निराकार स्वरूप के साथ, ये ईश्वर को मानते थे बट उसका निराकार स्वरूप मानते थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 40 के आगे से लेके आएंगे क्वेश्चंस को। तो अभी यहाँ तक करते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।